नमस्कार मित्रों, लक्ष्मीबाई की कहानी का तीसरा भाग लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। परिस्थितियाँ बस महारानी लक्ष्मीबाई को पति की मृत्यु के बाद अपने राज्य से हाथ होने पड़े थे, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी थी। संयोग से गंगाधर राव की मृत्यु के चौथे ही वर्ष भारत का प्रथम स्वतंत्रता समर आरंभ हो गया, जिससे महारानी लक्ष्मीबाई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। सच कहें तो इसी युद्ध में उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। इसी से वह भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास की एक अप्रतिम व्यक्तित्व बनी। अपने शासन के 100 वर्षों के समय में अंग्रेजों ने जो मनमाने अत्याचार किए, उनके प्रति भारतीयों के आक्रोश की परिणति ही इस संग्राम के रूप में सामने आई थी। सन 1857 की इस इतिहास प्रसिद्ध घटना को कुछ लोग केवल एक विद्रोह कहते हैं, तो कुछ के मत से यह एक क्रांति का प्रारंभ था। कुछ लोगों के मत में यह सत्ताच्युत नरेशों का षड्यंत्र था, तो कुछ इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। अधिकतर आधुनिक विद्वान का यही मत है कि इसे वो प्रथम स्वतंत्रता समर मानते हैं। इस समर के पीछे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी कारण विद्यमान थे। इन समस्त कारणों पर प्रकाश डालना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ विशेष कारणों का संक्षिप्त परिचय करना आवश्यक है। डलहौजी के गवर्नर जनरल बनकर भारत आते ही अंग्रेजी सरकार की विस्तारवादी अथवा अधिग्रहणवादी नीति का प्रारंभ हो गया। वह देशी राज्यों को अवसर मिलते ही अंग्रेजी राज में मिला लेने का कट्टर समर्थक था। भारत आते ही उसने कहा था कि वह भारत की भूमि को समतल बनाने आया है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार दत्तक विधान सर्वथा मान्य था, किंतु उसने इस नियम को मानना अस्वीकार कर दिया। अप्रैल 1848 में सतारा नरेश आपा साहेब का देहांत होते ही सतारा पर अधिकार कर लिया गया, क्योंकि आपा साहेब की कोई औरत संतान नहीं थी। राजा ने पुत्र गोद नहीं लिया था। नागपुर के भोसले महाराज की मृत्यु पर वहाँ भी ऐसा ही किया गया। राजा ने पुत्र गोद नहीं लिया था, किंतु उनकी रानी को यह अधिकार नहीं दिया गया। झांसी की चर्चा तो पहले की है। इससे देशी नरेशों में एक भय की भावना व्याप्त हो गई थी कि दुर्भाग्य से उनके या उनके भावी वंशजों के पुत्रहीन होने पर उनके राज्य का विलय अंग्रेजी सरकार शासित प्रदेशों में कर लिया जाएगा। अतः भारतीय नरेश अंग्रेजों को अपना शत्रु समझने लगे थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जिस समय अपना पद छोड़ा था, उस समय अंग्रेजों के साथ हुई उनकी संधि में स्पष्ट लिखा था कि जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तब तक उनके वंशजों को 8 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन मिलती रहेगी। किंतु 1851 ईस्वी में पेशवा की मृत्यु होने पर उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब की यह पेंशन बंद कर दी गई और कहा गया कि दत्तक पुत्र होने के कारण वह अपने पिता के किसी भी अधिकार का उत्तराधिकारी के रूप में उपभोग करने की क्षमता नहीं रखते। जब नाना साहब ने इसके विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की तो डलहौजी लिखा, पेशवा 30 वर्ष की अवधि में 2 करोड़ रुपयों से अधिक प्राप्त कर चुके हैं और इससे उन्हें बहुत कम व्यय करना पड़ेगा। उनका कोई औरस पुत्र नहीं है। उन्होंने अपने परिवार के लिए 28 लाख की संपत्ति छोड़ी है। उनके परिवार से संबद्ध लोगों का सरकार की दया अथवा दान पर भी कोई अधिकार नहीं है। उन्हें जो संपत्ति मिली है उससे प्राप्त होने वाली आय से उनका व्यय बहुत कम है। नाना साहब ने इसके विरुद्ध लंदन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में भी अपील की, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। स्वाभाविक रूप में वह अंग्रेजों के शत्रु बन गए। यह पेशवा के साथ हुई संधि की खुली अवमानना थी। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई और उनके दत्तक पुत्र के साथ ही प्राय यही सब हुआ था।
ये घटनाएं 1800 स्वतंत्रता के स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण कारण बनी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी तरह की घटनाओं के आधार पर भी अन्य देशी रियासतों पर भी अंग्रेजों ने अनेक प्रकार के आघात किए थे। अवध के नवाब से अंग्रेजों की मित्रता थी। सन 1764 में अंग्रेजों ने उसके खर्च पर अवध में अपनी सेना नियुक्त कर दी और उसे अपने राज्य का पूर्ण स्वामित्व दे दिया। सन 1801 में अवध के नवाब से हुई संधि के समय अंग्रेजों ने उससे बलपूर्वक ऋण न लेकर उसे आर्थिक रूप से खोखला कर दिया। सन 1847 में बाजिद अली ने नवाब बनते ही अपनी शक्ति बढ़ानी चाही तो अंग्रेज शंकित हो उठे। फलतः उसे अपनी सेना बढ़ाने का विचार छोड़ना पड़ा। अंततः 1856 ईस्वी में अवध पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ऐसा ही नाटक कई अन्य देशी राज्यों में हुआ। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर भी इस समय सर्वथा अधिकार विहीन हो चुका था। अन्य देशी नरेश भी अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली भर हो गए थे। सत्ताच्युत देशी नरेशों के वंशज अंग्रेजों से बदला लेने का अवसर देख रहे थे। इन सब के विस्तार से वर्णन की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। निस्संदेह इस संग्राम का एक महत्वपूर्ण कारण अदूरदर्शी अंग्रेजों की कुटिल और स्वार्थपरायण राजनीति थी। जनसाधारण में असंतोष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण धार्मिक कहा जा सकता है। माना जाता है कि राजनीतिक विस्तार के साथ ही अंग्रेज भारत में ईसाई धर्म का भी पूर्ण शक्ति से प्रचार करने में संलग्न थे। इसके लिए परिणाम स्वरूप कई घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। सन 1836 में जब बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा के विद्यालय स्थापित हुए तो इस उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए मैकाले ने आशा व्यक्त की थी कि आने वाले 30 वर्षों में बंगाल में एक भी मूर्ति पूजक शेष नहीं रहेगा। अंग्रेजों के इस उद्देश्य की ओर संकेत करते हुए वीर सावरकर ने लिखा है, अंग्रेजों का तो यह विश्वास था कि एक बार हिंदुस्तान की जनता को उनकी अपनी पाश्चात्य संस्कृति की झलक दिखाई पड़े तो उन्हें अपने धर्म से लज्जा हो जाएगी। वे उसका त्याग करेंगे तथा वेद एवं कुरान की अपेक्षा बाइबल को अधिक पवित्र मानेंगे। मंदिर एवं मस्जिद में जाना बंद कर मिर्जा घरों में प्रविष्ट होंगे। इस धार्मिक कारण ने सैनिक असंतोष को प्रज्वलित करने में भी योगदान दिया था। कहने का आशय यही है कि अंग्रेजों के शासन में भारतीयों के मानस में अपने धर्म की रक्षा के प्रति एक असुरक्षा की भावना ने जन्म ले लिया था। अंग्रेजों के शासन से पूर्व भारतीय नरेशों के शासनकाल में विजय से लौटने पर सैनिकों को अनेक प्रकार से सम्मानित किया जाता था, किंतु अंग्रेजों ने इस परंपरा को बंद कर दिया था। युद्धों में आगे उन्हें रहना पड़ता, किंतु सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों तथा अधिकारियों को दी जाती। इन सब के साथ ही सैनिक असंतोष का सबसे बड़ा कारण यह था कि भारतीय सैनिकों को भय हो गया था कि अंग्रेज उन्हें धर्मच्युत कर रहे हैं। कहा जाता है कि उस समय सैनिकों को जो कारतूस चलाने को दिए जाते थे उन्हें मुंह से काटना पड़ता था और उन कारतूसों में गाय तथा सुअर की चर्बी लगी होती थी। यह घटना सत्य थी अथवा केवल एक अफवाह, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु जब आज भी कोई हिंदू गाय के तथा मुसलमान सुअर के मांस को छूने की कल्पना भी नहीं कर सकता, तो आज से प्रायः 125 वर्ष पूर्व इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई होगी, इसका सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। धार्मिक आवेश में तो मनुष्य वैसे भी विवेक खो बैठता है। आर्थिक कारण भी किसी राजनीतिक अथवा सामाजिक क्रांति में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अंग्रेजों के शासन का प्रत्यक्ष प्रभाव राजे महाराजाओं की तो बात अलग, भारत के सामान्य जन की आर्थिक दशा पर भी पड़ा। के बाहर अंग्रेजी नौकरशाही से भारतीय किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। भारत का कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता और वहां से उनका परिवर्तित रूप भारत आता।
इससे भारत के अनेक उद्योग धंधे बंद हो गए तथा भारत का धन इंग्लैंड की तिजोरियां भरने लगा। प्रत्येक पग पर भारतीयों की आर्थिक दशा पर प्रहार किया गया। इससे जनमानस में भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना जन्म लेने लगी। इन्हीं सभी कारणों से भारतीयों में स्वतंत्र होने की भावना बल पकड़ने लगी। इसमें पदच्युत सत्ता विहीन किए गए भारतीय नरेशों ने सक्रिय भाग लिया। उत्तरी भारत में एक गुप्त संगठन की स्थापना हुई। नाना साहब ने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। सन 1856 से कुछ पूर्व उन्होंने इसका प्रचार करने के लिए अपने प्रचारक भेजे। ये प्रचारक दिल्ली, मैसूर, झांसी, अवध आदि सभी स्थानों पर गए। ये सभी पूर्व नरेश और भारतीय सैनिक उनके संकल्प से सहमत हो गए। उस समय अंग्रेजों का ईरान से युद्ध हो रहा था, अतः मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब आदि सभी ने तय किया कि यदि ऐसे समय में भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाए तो सफलता अवश्यंभावी है। जनता में इसका प्रचार करने के लिए साधुओं, सन्यासियों, फकीरों आदि की सहायता ली गई। गांव-गांव घूमकर क्रांति का प्रचार करने लगे। इन्होंने लगभग 2 वर्ष तक यह प्रचार किया। महिलाओं में इस प्रचार के लिए बहुरूपीय वैद्यों, तांत्रिकों, ज्योतिषियों आदि को भेजा गया। मौलवी अहमद शाह का नाम इस प्रचार के लिए आदर से लिया जाने योग्य है। उन्होंने देश के कई स्थानों पर घूम घूम कर यह प्रचार कार्य किया। एक स्थान पर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, अपने धर्म तथा देश की रक्षा करनी है तो इसके लिए अंग्रेजों को मारने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। इस पर राजद्रोह के आरोप से बंदी बनाकर बाद में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। सामान्य जनता में अफवाहों और अंधविश्वासों का प्रभाव शीघ्र होता है, अतः जनता में इस बात का प्रचार किया गया कि बहुत बड़े तपस्वी ने भविष्यवाणी की है, अंग्रेजों की राज्य की स्थापना के ठीक 100 वर्षों बाद उनके शासन का अंत हो जाएगा। इसका इतना प्रचार हुआ कि समाचार पत्रों ने भी इसे प्रकाशित किया। इस प्रचार का केंद्र कानपुर था, जहां नाना साहेब का निवास था। अंग्रेजों की सेना के भारतीय सैनिकों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, अवध आदि सभी स्थानों पर एक साथ क्रांति करने का निश्चय कर लिया गया। 23 जून 1857 को अंग्रेजी शासन के 100 वर्ष पूर्व होने वाले थे, अतः क्रांति आरंभ करने के लिए संभवतः 31 मई 1857 का दिन निश्चित किया गया और तैयारियां चलती रहीं। शेष अगले अंक में।